नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रदेश में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को स्थानीय उत्पाद से जोड़कर देखा जाता है, तो इसको लेकर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के कदमों से कदम मिलाते हुए एक अभियान चला रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु से अपील की थी कि वह उत्तराखंड में जब चारधाम यात्रा के लिए आते हैं तो अपनी यात्रा का 5% स्थानीय उत्पाद को खरीदने में जरूर लगाएं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और अब कहीं न कहीं श्रद्धालु स्थानीय उत्पाद को खरीद भी रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव से अपील की थी और समूचे देशवासियों से उन्होंने अपील की थी कि जो भी उनकी धार्मिक यात्रा है उस यात्रा का 5% धनराशि स्थानीय उत्पाद जो वहाँ के स्थानीय महिला समूह के लोग बनाते हैं, लोकल उत्पादन करने वाले बनाते हैं, छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह है वो बनाते हैं, वो अपना रोजगार करते हैं, तो कहीं न कहीं 5% लोगों ने खरीदना प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद शुरू किया है, जिससे स्थानीय लोगों का प्रोत्साहन भी हो रहा है, उनका स्वरोजगार भी बढ़ रहा है और जो उनका काम धंधा है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ रहा है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में देर शाम हुई बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कयास ये भी लगाए जाना स्वाभाविक था, क्योंकि देर शाम भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत खिलेंद्र चौधरी, कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे थे और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद संगठन या सरकार में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि ये एक रूटीन बैठक थी जिसमें भाजपा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, इस बैठक में मोदी सरकार के 9 साल की बेमिसाल के कार्यक्रम को लेकर विशेष बातचीत हुई है और इसके साथ ही 19-20 मई को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक और इसकी रूपरेखा पर भी लंबी चर्चा हुई। मोदी जी भी आएंगे और प्रत्येक लोकसभा में हमारी एक बड़ी जनसभा होनी है। एक जनसभा में संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड आएंगे। कुल 51 जनसभाएं उन्हें देश भर में करनी है, तो उनमें एक हमारी भी प्रस्तावित है कि एक सभा उनकी उत्तराखंड में रहेगी। अभी कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और सभी लोकसभाओं में जो बड़ी जनसभाएं होनी उसमें किसी में नड्डा जी आएंगे, किसी में अमित शाह जी आएंगे। राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो बड़े नेता हैं वो एक एक लोकसभा की जनसभा में रहेंगे और एक में प्रधानमंत्री जी के रहने की संभावना है। देश को इस बार G20 की अध्यक्षता मिली है और इसी के तहत देश भर में G20 की कई बैठकें हो रही है। वहीं उत्तराखंड को भी G20 की बैठकें मिली है, 3 बैठकें मिली है। बता दें आपको, इसमें से एक बैठक रामनगर में हो चुकी है तो दूसरी नरेंद्र नगर में होने जा रही है और इन्हीं बैठकों की तैयारी को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि G20 की नरेंद्र नगर में बैठक होने जा रही है और इसी को लेकर मैंने अपने विभागों की समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगामी 30 मई से पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में 30 मई से 30 जून तक उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी। महाअभियान को लेकर 19 और 20 मई को प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा महाअभियान के दौरान ही प्रधानमंत्री पूरे देश में 51 रैलियां करेंगे, जिसमें एक रैली उत्तराखंड में भी प्रस्तावित है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वह जब भी राज्य में आते हैं कुछ न कुछ बड़ी सौगात देकर जाते हैं। मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि लगातार अभी हमें जायका में 526 करोड़ रुपया मिला है। अभी 50,000 पॉली हाउस में लगाने जा रहे हैं। आज ग्राम विकास के अंदर पूरे देश के अंदर हम दूसरे स्थान पर हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आने से उत्तराखंड को
जिसका उनका यहाँ से लगाव है और केंद्र से मदद मिलेगी और जो हमारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो नंबर आ रहा है उसको हम साकार करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्तराखंड टीम में भी लबरेज है। जोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति करती है और इसी राजनीति को कर्नाटक की जनता ने बेनकाब किया है। हल्द्वानी विधायक ने कहा है कि अब कांग्रेस जीत की राह पर निकल पड़ी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी। हल्द्वानी विधायक ने कहा है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसका नतीजा पार्टी को हार के रूप में झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण केवल उनकी नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। उत्तराखंड में भी तमाम चुनाव होने हैं और बीजेपी को जनता एक बार फिर सजा देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में भाजपा ने छल के अलावा कुछ नहीं किया और अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सांसद जिला यात्रा पर निकल रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत बड़ी जीत इस विषय से है क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं, वो जो राजनीति, जो उपद्रव की राजनीति है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनका जो नैरेटिव था, उनके जो वक्तव्य थे, उसके विरुद्ध वहां पे जो स्थानीय मुद्दे थे और बेरोजगारी और जो विशेषतम जो भ्रष्टाचार से लिप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसे बाहर करने का जो कार्य कर्नाटका की जनता ने करा है, वो वाकई में पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा उल्लेख साबित होगा। और अन्य राज्यों में भी अब जो चुनाव होंगे, अब जनता समझ चुकी है कि धार्मिक उन्माद फैला के मात्र भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है इस देश में, और जो विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इन विषयों पे कोई चर्चा करने को किसी भी प्लेटफॉर्म से वो तैयार नहीं है। तो इसलिए बधाई मैं कर्नाटका की महान जनता को देता हूं और बधाई एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को देता हूं जिसने अपना खून पसीना बहाकर इस चुनाव में मेहनत करी। और मेरी आशा है कि जो सरकार अब कर्नाटका में बनेगी, वो एक आदर्श सरकार, एक आदर्श सिस्टम को वहां पे पेश करेगी। देश के सभी कैंटोनमेंट क्षेत्रों को नगरपालिका और नगर निगम में तब्दील करने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। छावनी क्षेत्र में सिविल इलाके को नगर निगम में शामिल करने की कवायद भी तेज कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अब कैंटोनमेंट क्षेत्र को भी मिल सकेगा। रक्षा मंत्रालय का बड़ा बजट अक्सर कैंट क्षेत्रों में खर्च किया जाता है और इसी कारण कैंट क्षेत्रों को नगर पालिका और नगर निगम में तब्दील करने की वजह माना जा रहा है। ब्रिटिश काल से चली आ रही इस व्यवस्था के बदलाव पर बोर्ड ऑफिसर्स का भी दावा है कि रक्षा मंत्रालय के इस फैसले पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सरकार के इस फैसले से देहरादून कैंट क्षेत्र भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो सकेगा। बाकी जो डिमांड आ रही है पूरे देश से कि हमें नगर पालिका बनाइए, तो सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के लिए हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो जमीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे, जो भी एसेट्स हैं उनको हम विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कीमत नहीं लेंगे। पहले ये तय था कि जो कीमत बनती है वो कंसर्निंग राज्य सरकारें दें, लेकिन उसको भी हमने संशोधित करके ये कहा है कि ये हम आपको फ्री दे रहे हैं। कुछ एक चीजें हमारी शर्तें हैं, कुछ स्पष्टीकरण हमने मांगे हैं स्टेट्स से। भारत भर के सभी जो राज्य हैं जहां जहां कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उनसे कुछ जानकारियां चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। जैसे ही राज्य सरकारों से उत्तर आ जाएगा तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजेस 171 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल कॉलेजेस में 90% फैकल्टी उपलब्ध कराई जाएगी और इसके अलावा जल्द 3000 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि अस्पतालों के महत्वपूर्ण पद जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के 350 पद
पर जल्द ही भर्ती होगी। 25 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बना ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं। आज सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट का परिणाम निराशाजनक आने पर पूर्व शिक्षा मंत्री, आपको बता दें कि वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल इंटर का परिणाम निराशाजनक अवश्य हुआ, परंतु सरकार इसकी समीक्षा करेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ही मिलकर एक समीक्षा कर नई रणनीति बनाई जाएगी, जिससे कि आने वाले सालों में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। देहरादून ओडिशा के हाई प्रोफाइल मामले के चलते इन दिनों खूब सुर्खियों में है। बता दें आपको कि मामला भले ही पारिवारिक है, लेकिन हाई प्रोफाइल के चलते सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती अद्रिजा सिंह के साथ उनके ससुराल वालों की ओर से मारपीट और घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। वहीं अद्रिजा मेहरी के पति अर्केश नारायण सिंह देवा बोलनगीर के राज परिवार से हैं। इनके परदादा उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अर्केश के भाई सांसद हैं और इनका घर देहरादून में भी है। बता दें आपको कि 2017 में दोनों दंपतियों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, जिसके बाद से ही दोनों देहरादून के राजपुर स्थित बंगले में रहते हैं और दोनों पक्षों की तरफ से अब पुलिस को तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मेरी शादी 23 नवंबर 2017 में हुई थी और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते, मेरे सास ससुर नो, तो हम लोग उड़ीसा और देहरादून के बीच में रह रहे थे। तो 2019 में हमारे हस्बैंड जो एमएलए के लिए खड़े हुए थे, तो जब वो खड़े हो गए, वो जीते नहीं, तो फिर हमारा बेस देहरादून हो गया था, क्योंकि फिर वो उड़ीसा कुछ टाइम के लिए नहीं गए थे, तो इसीलिए हम लोग देहरादून और बोलांगीर के बीच में रह रहे थे। फिर क्या हुआ कि अब हर शादी में कभी ना कभी कुछ छोटे मोटे चीजें होते हैं, ऐसे कोई बड़ा बात कभी कुछ हुई नहीं थी। अब आप देखिए कि लास्ट ईयर जब हमारी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ था जनवरी में, हमारे सास ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने, अर्केश नारायण सिंह देव, अनंग उदय सिंह देव ने हमको बहुत प्रेशर किया, क्योंकि मेरी माँ को जनवरी में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। रामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघों के घनत्व वाला नेशनल पार्क है, इस पार्क में हर वर्ष लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं और पार्क में बाघ का दीदार होने के बाद काफी पर्यटक उत्साहित यहां पर होते हैं। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया है कि कालागढ़ क्षेत्र के कोर जोन में विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम ने एक मादा बाघ को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया था और इस टाइगर का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेजने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इस बाघ की उम्र 5 वर्ष है और वहीं राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया है कि राजाजी पार्क में बाघों की संख्या करीब 40 है तथा इस क्षेत्र में बाघों को बढ़ाने के लिए पूर्व में 5 बाघ भेजने का अनुरोध किया गया था, जिस के क्रम में पूर्व में पार्क प्रशासन द्वारा 2 बाघ यहां भेजे जा चुके थे। रामनगर में मंडी समिति के अंदर अतिक्रमण कर कारोबार करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मंडी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त करने की कार्रवाई की है।
इस दौरान मंडी समिति के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा मंडी में कारोबार करने वाले कई व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई व्यापारियों ने मंडी समिति में बने टीन शेड पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। मंडी समिति में बनाया गया टीन शेड किसानों के लिए बनाया गया है, जिस पर किसान अपनी उपज लाकर बेचता है। पूर्व में भी दुकान स्वामियों को टीन शेड से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ व्यापारियों ने तो स्वयं अतिक्रमण हटा लिया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा आज भी कब्जा किया था, जिसको लेकर आज कार्रवाई की गई। हरिद्वार पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं मौके से 3 बदमाश फरार हो गए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बुग्गावाला थाना क्षेत्र के सावनसेर के जंगल में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू कर दी। इसी बीच गौ तस्करों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। वहीं जवाबी फायरिंग के दौरान 2 गौ तस्करों को गोली लग गई है, जबकि मौके से उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने फरार हुए बदमाशों की तलाश की, लेकिन हाथ नहीं लग सके। बहरहाल दोनों घायल बदमाशों को रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे और एक 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया है कि कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे एवं एक 32 बोर का पिस्टल बरामद करने के साथ ही कारतूस भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की और एनआईटी वारंगल को उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों के बीच युवा आदान प्रदान आयोजित करने के लिए चुना। युवा संगम द्वितीय के अंतर्गत पहले तेलंगाना से छात्रों का दल 29 अप्रैल को रुड़की पहुंचा था और 4 मई तक ये कार्यक्रम चला, जिसमें प्रतिभागियों ने भगवानपुर के अंबुजा सीमेंट और एवरेस्ट उद्योगों का दौरा किया। वहीं तेलंगाना दल ने आईआईटी रुड़की की विभिन्न केंद्रीय सुविधाओं का दौरा भी किया। तेलंगाना दल ने ऋषिकेश का भी दौरा किया और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की योजना युवा संगम के अंतर्गत एक राज्य से अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां अपने अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक तरह से साइंटिफिक, सोशलाइटल और एजुकेशन का संगम है। उन्होंने बताया कि अब तेलंगाना दल के उत्तराखंड दौरे के बाद सोमवार को उत्तराखंड से 45 छात्र छात्राओं का दल तेलंगाना दौरे के लिए जाएगा। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 12 विभिन्न यूनिवर्सिटी से 45 छात्र छात्राओं को सिलेक्ट किया गया, जो सभी अलग अलग कॉलेज से हैं। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि उत्तराखंड के विभिन्न कॉलेजों के बीच में आपस में सामंजस्य बना रखा जाए। साथ ही साथ जिस लीड आईआईटी रुड़की कर रहा है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। उन्होंने बताया कि ये सभी छात्र छात्राएं अलग एक हफ्ते के लिए एनआईटी वारंगल में जाएंगे और पूरे तेलंगाना के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। चारधाम यात्रा अपने चरम पर होने के कारण पौड़ी में बस और टैक्सी की कमी अब यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ा रही है। आलम यह है कि अब टैक्सी संचालक यात्रियों से अधिक किराया भी यात्रियों से वसूलने लगे हैं। दरअसल पौड़ी से भी अधिकतर बसें और टैक्सी इन दिनों चारधाम यात्रा रूट पर दौड़ रही है, जिससे कि मुख्यालय में बस और टैक्सी की भारी कमी हो गई है। ऐसे में मुख्यालय जाने वाले यात्रियों के साथ ही अन्य क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार के बाद जैसे तैसे टैक्सी तो मिल रही है, लेकिन टैक्सी संचालक यात्रियों से अधिक भाड़ा वसूल रहे हैं। वहीं आरटीओ पौड़ी ने बताया है कि अगर वाकई यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है तो परिवहन विभाग की टीम चेकिंग अभियान में तेजी लाकर ऐसे टैक्सी चालकों पर उचित कार्रवाई करके अमल में लाएगी। यहाँ तक है भी कि जो
बसें जो है चारधाम में लगी हैं और जो लोकल रूट है उस पर दिक्कत होती है। अभी हमारे सामने से कोई ऐसा वो नहीं आया है, प्रकरण नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसके लिए हमने जो हमारी बस यूनियंस हैं उनको हमने पहले ही इतला किया हुआ है कि जो बस चारधाम करके वापस आएगी वो अपने रूट पे जाएगी और किसी प्रकार से लोकल रूट को जो है बाधित नहीं किया जाएगा। दूसरा, हमने जो लोकल रूट पे जो हमारे जितने भी यूनियंस हैं उनसे भी हमने बात की है कि आप अपने जो यूनियन की टैक्सी मैक्सी हैं उनको भी आप प्रत्येक रूट के लिए आप 10 जो टैक्सी आप रखेंगे, जिससे कि जनता को दिक्कत न हो और उन्हीं रूटों पर जो उनका संचालन किया जाए। देखिए जी, प्रशासन ने मतलब जो भी है गवर्नमेंट ने सारी बसें चारधाम यात्रा रूट में लगा दी है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो रोज़मर्रा जिनका आना जाना पौड़ी होता है उनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो कोई बस है, सारी बसें वहाँ लगी पड़ी हैं और बाकी यहाँ पे शिकायत भी आ रही है कि ड्राइवर लोग मनमर्जी का पैसा वसूल रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, आरटीओ से निवेदन है कि आप इसके ऊपर थोड़ा जांच कीजिए इसकी, ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज की लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।